बात कर रहे हैं कि मुल्क का मूड जो है वो क्या है 2019 में। ये मुल्क क्या इसकी सिमत होगी सियासी और किस सिमत को ये इख्तियार करेगा। बहुत सारे खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लखनऊ की आवाम भी यहाँ पर मौजूद है। वो आवाम जो अपने वोट से फैसला करती है कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, वो आवाम जो अपने वोट से फैसला करती है कि उसका सियासी रहनुमा कौन होगा, वो आवाम जो फैसला करती है कि उसका सूबे में वजीर आजम कौन होगा, किसकी पार्टी की हुकूमत वो बनाएंगे, वही अवाम यहाँ पर मौजूद है। और अवाम के दरमियान सऊद अहमद भी हमारे साथ यहाँ होंगे। वो अवाम के दरमियान रहेंगे लगातार और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनके जहन को, उनके मन की बात को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में मुल्क की इस अवाम का मूड है क्या। और जैसा हमने कहा कि तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं इनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं अरशद आदमी साहब, कांग्रेस के लीडर हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। साथ ही मौजूद है मौलाना यासूब अब्बास साहब, स्पोक्स पर्सन है आप ऑल इंडिया शिया बोर्ड के। और इनके अलावा स्वामी सारंग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अमीक जामई साहब। और चूंकि तमाम बातें यहां पर हो चुकी हैं और बात यह हो चुकी है कि किस तरीके से अक़लियती तबका जो है वो अपना रुख जो है वो इख्तियार करेगा 2019 में। और बात यह भी हो रही है कि क्यों आज़ादी के 70 बरस बाद भी अक़लियती तबके के हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए। कुछ बरस पहले रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसने बता दिया था कि अक़लियती तबका जो है उसके हालात दलित समाज जो है उससे भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, चाहे वो तालीमी मैदान हो, समाजी मामलात की बात हो या फिर सियासी मामलात हो, तमाम जगह वो पसमानदा क्यों है, इसी पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जामई साहब, क्या लगता है 70 बरस बाद भी अगर आज हम लखनऊ की सरजमीन पर खड़े होकर के मुल्क का मूड जानने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारे सामने ये बात आती है कि मुस्लिम तबका, माइनॉरिटी तबका पिछड़ा हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुसलमानों की अगर हम मखसूस बात करें तो आज़ादी के बाद से 20 साल तो इनको इस एहसास कमतरी में रखा गया कि तुम पाकिस्तान बनाने वाले हो। उसके बाद जो ज़मीनें थी मुसलमानों के पास, लैंड रिफॉर्म में वो ज़मीनें उनके पास से चली गई। फिर ये पंचर बनाने लगे, चना बेचने लगे। उसके बाद सऊदीया का, दुबई का रास्ता खुला और किसानी, बदहाल किसानी को छोड़कर जो हमारे बड़े थे वो सऊदीया गए, अरब वर्ल्ड गए और उन्होंने अपने लड़कों को देश भर में पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और आप जानते हैं कि देश भर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज जो मुस्लिम नौजवान बैठे हैं, मैक्सिमम उनके जो वालिदैन हैं वो कहीं न कहीं से बाहर से मजदूरी करके, गरीबी में काम करके उनको पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब मुस्लिम लड़कों ने देश में कंपटीशन में आगे जाने लगे, आईटी में, डॉक्टर्स में, बड़े बड़े मैनेजमेंट में, तो आतंकवाद का दंश, एक फर्जी आतंकवाद के खेल के जरिए जो सिस्टम में जो लोग थे वो जो चाहते थे कि मुसलमान या दीगर लोग इस देश में दोयम दर्जे के शहरी बन के रहें, तो जो मोराल था मुसलमानों का कि हम भी बराबर के शहरी हैं, वो तोड़ के कोशिश की गई कि पूरे देश से मुसलमानों को पीछे ढकेल के उनको गांव में ले जाके निपटा दिया जाए। तो इसके बीच से मुसलमान निकलता है और इसी तरह की समस्याएं आदिवासियों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। हमारा यह कहना है कि देश के चप्पे चप्पे में, इंस्टीट्यूशंस में, नौकरियों में, शिक्षा में, इस जमीन में, जंगल में, जल में जितना हिस्सा हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का, उतना ही सिखों का, उतना ही ईसाइयों का है। और कोई भी तबका, मुसलमान जब बात करते हैं तो कोई अपनी बात नहीं करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आदिवासी जो इस देश के मूल निवासी हैं, दलित समाज के लोग जो धरती का सीना चीर के जो है फसल उगाते हैं, लेकिन आज 4.5 साल में 50,000 किसान लोगों ने अपने आप को फांसी के फंदे पर टांग लिया। नीतियां हैं क्या? हमें नीतियों पर बात करनी पड़ेगी। हम मानते हैं कि पिछली हुकूमतों से कुछ गलती हुई होगी, तो हुकूमतों में जब गलती होती तो आपको हटा दिया जाता है। तो हमारे वजीर आजम ने एक बहुत खूबसूरत नारा दिया, हमें भी बहुत खुशी हुई थी। वजीर आजम ने कहा कि हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर देना चाहते हैं। तो कुरान तो पहले से था, कंप्यूटर का 4.5 साल में कोई अता पता नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम, मौलाना आजाद फाउंडेशन माइनॉरिटी अफेयर के जरिए केंद्र में जो भी रिकमेंडेशन रघुनाथ मिश्रा कमीशन के बाद थे कि मुसलमानों की ये बीमारियां हैं, ये इसका इलाज है, यूपी 2 तो चला गया था।
यूपीए 2 के बाद जिम्मेदारी थी कि प्लानिंग कमीशन के जरिए उस बजट को और इंक्रीज किया जाता। कोई बता दे, पूरे यहां पे जो बैठा हुआ है 20 लोग आपको नहीं मिलेंगे जो ये कहें कि उनके मदरसे को कोई ग्रांट मिले। बहुत सारे इश्यूज हैं हमीद जामई साहब, एक एक करके सब पर बात होगी, आएंगे अभी एक एक करके। जो है कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा जो जिम्मेदार हैं उनको। और राकेश त्रिपाठी जी, आपकी हुकूमत है सूबे में भी और आपकी हुकूमत है मरकज में भी, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। 70 वर्षों में ज्यादा वक्त में कांग्रेस की हुकूमत रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी वजह से जाहिर तौर पर उन्होंने जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी वो सामने लेकर के आए, और उसमें जिम्मेदार जो है वही होता है जिसकी सबसे ज्यादा हुकूमत होती है, जो जिम्मेदारी भी जाहिर तौर पर उसकी बनती है। लेकिन अब सूबे में आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, जवाब जो है वो आपसे ही चाहिए कि फिर आज भी जब 4.5 बरस से ज्यादा हो गए हैं मरकज में बीजेपी की हुकूमत को, आज भी मुल्क का मुसलमान सहमा सा क्यों है, परेशान क्यों है, बदहाल क्यों है, और क्यों वो तरक्की की राह में आगे नहीं दौड़ पा रहा है। कुरान पहले से उसके हाथ में था, कंप्यूटर पूरी तरीके से अभी भी क्यों नहीं आया? क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में भी कि वो एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो जवाब आपको ही देना है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हमीद जामई साहब को सुन रहा था। बड़ी संवेदनाओं को उभारते हुए एक जोरदार तकरीर उन्होंने की कि देश का मुसलमान आजादी के बाद 20 साल तक इस देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ा रहा। मैं आपत्ति व्यक्त करता हूं इनके इस बयान पर। देश की आजादी की लड़ाई में भी मुसलमान बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ लड़ रहा था, ये पूरी तरह से गलत है। देश के मुसलमान ने कभी भी देश से अपने आप को अलग नहीं समझा है, लेकिन कुछ सियासतदान लोगों ने बार बार वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत डराने का काम किया है। सुन लीजिए, मैंने चुपचाप धैर्यपूर्वक सुना है, चुपचाप धैर्यपूर्वक सुना है। सुनिए धैर्यपूर्वक। ये मेरे लखनऊ के, मेरे आवाम के लखनऊ के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना रोल प्ले किया है। आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये हमारी सरकार के हिस्सा है। हमारी सरकार जो बनी है उनमें इनके वोटों की हिस्सेदारी है। इसलिए सरकार की योजनाओं में जो सरकार के पैसे हैं उन पर इनका भी उतना ही वाजिब हक है जितना किसी और मुल्क मजहब के लोगों का है, किसी और जाति के लोगों का है। देखिए, ये बार बार जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार में थी तो क्यों उत्तर प्रदेश का हर जिला सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था? जवाब देना चाहिए। इन सांप्रदायिक हिंसा से किसको लाभ पहुंचता है? क्या इस अकलियत का नुकसान इन सांप्रदायिक दंगों से नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब आग लगती है तो उस आग में क्या किसी एक मजहब के लोगों का घर जलता है? नहीं, किसी भी जाति के लोग, किसी भी मजहब के लोग हो, दंगे का नुकसान सबको होता है और जवाब देना पड़ेगा आपको। क्यों मुजफ्फरनगर महीनों तक जलता रहा, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। आपकी हुकूमत थी, ये जिम्मेदारी एक सेकंड के लिए बोल दूं। ठीक है। दंगों में जो आज 2007 के दंगों में गोरखपुर के जो हुक्मरान हैं, किसका नाम है? ट्रायल में कौन चल रहा है? 2007 में जिनकी सरकार पूरे देश में आपने दंगों में किसका नाम लिखने का काम किया? जो दंगाई थे उनको हेलीकॉप्टर में बैठा करके लेकर के आप मुख्यमंत्री निवास में चाय पिला रहे थे। एक सेकंड, परेशान ना होइए। देखिए, एक सेकंड जोड़ दूं। का मकसद जो है वो बहस करना नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई अच्छी बात हो लोगों तक। यहां से जब कोई बात निकलेगी तो वो दूर तक जाएगी, और वो दूर तक तभी जाएगी जब सब लोग जो हैं एक अच्छे तरीके से बात करेंगे, एक लेवल पर रह करके बात करेंगे, गुस्सा ना करें बल्कि साफ जहन से बात करें और अच्छे मन से बात करें। मौलाना यासूब साहब, आपको क्या लगता है? हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाया, बोल रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मौलाना यासूब साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुसलमानों की बदहाली की बात हो रही है, उनके पिछड़ेपन की बात हो रही है, और जाहिर तौर पर जब किसी की बदहाली की बात होती है, किसी के पिछड़ेपन की बात होती है, किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, किसी एक कौम, किसी एक समाज या किसी एक लीडर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आपका क्या कहना? देखिए, जहां तक आपने बात की मुसलमानों के पिछड़ेपन की, जी, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासतदान हो, मैं किसी एक हुकूमत को टारगेट नहीं करता हूं। जिन लोगों ने आज़ादी के बाद से हमारे मुल्क पर हुकूमत की है, मैं तमाम उन हुकूमत के जिम्मेदारों को टारगेट करता हूं जो सत्ता में रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा, और वोट बैंक समझ के पूरी तरीके से वो मुसलमानों को वोट बैंक समझ के उसको इस्तेमाल करते रहे, और जोशीले तकरीरें करके और ज़बरदस्त तरीके से ऐसे नारे दे के जिससे मुसलमान जज्बात में आ जाएं। मुसलमान के लिए तालीम के मैदान में क्या काम किया, मुसलमान के लिए रोज़गार के मैदान में क्या काम किया, मुसलमान के लिए आपने रहने का क्या इंतज़ाम किया। सरकारें आती हैं, वो वादे करती हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। सच्चर कमीशन की ज़ाहिर बात है, जैसे बात हो रही थी, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, जस्टिस सच्चर से जब वो लखनऊ आए, मैं 2 दफ़ा जस्टिस सच्चर से मिला,
और जस्टिस सच्चर को मैंने जाके तमाम मसाइल रखे, मगर अफसोस की बात है कि जस्टिस सच्चर कमीशन तो बन गया, जस्टिस सच्चर साहब की डेथ भी हो गई, मगर आज तक के उनकी रिपोर्ट कहाँ है? क्योंकि मुसलमानों के हालात को बेहतर कोई नहीं करना चाहता है। जिस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन आता है, जिस वक्त वोट चाहिए होते हैं, उस वक्त इनको मुसलमान चाहिए होता है। उस वक्त ये सर पर टोपी भी लगाएंगे, गले पर मफलर और अंगोछा भी डालेंगे, मुसलमानों के बीच में आएंगे और मुसलमानों के बीच में आके चले जाएंगे। मगर जिस वक्त सरकार बन जाएगी, ये इख्तिदार में आ जाएंगे, तो इख्तिदार में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हों। आज मैं गांव-गांव जाता हूं, मैं शहर जाता हूं, मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूं। आज आप लखनऊ राजधानी है, लखनऊ कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है। चलिए मैं चल के आपको मुसलमानों की हालत दिखाता हूं। इंटीरियर के अंदर यहाँ मुसलमानों की और आम आवाम की क्या हालत है। कहने में ड्राइंग रूम में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हकीकत और है, लेकिन ड्राइंग रूम की जिंदगी और है, पर उतरते सत्ता की हैं, जिंदगी जब और आवाम है। के दरमियान जाते हैं तो वाकई सच्चाई कुछ और आती है। और सऊद जो है इस सूबे की आवाम के दरमियान है, और ये वही सूबा है जो आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। जाहिर तौर पर इस मुल्क की आबादी जो है, उसकी बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस सूबे के अंदर बसती है। और सऊद आप वहां पर लोगों के दरमियान है, बहुत सारे मदरसे के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की भी बात होती है, लगातार पहली हुकूमतें भी बात करती रही, मौजूदा हुकूमत भी मॉडर्नाइजेशन की बात करती है। लेकिन और कौन कौन से इश्यूज हैं आप लोगों के दरमियान में हैं, इनसे जानने की कोशिश कीजिए, इनसे बात कीजिए कि आखिर इनके सवाल हैं क्या। जज्बाती मसलों में इन्हें उलझा करके रखा जाता है, जो काम की बात है वो नहीं होती। काम की बात नहीं होती। और काम की बात क्या है, यहां पर मौजूद आवाम के बीच में मौजूद हूं और आवाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां से कोई सवाल पूछना चाहता है, मैं उनके पास आना चाहता हूं कि आखिर यहां पर जो नुमाइंदे हैं उनसे वो सवाल क्या करना चाहते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, आप बताएं। जी सर, मेरा सवाल इसी से है, बीजेपी कांग्रेस पर्सन। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजकल मुल्क में जो मॉब लिंचिंग चल रही है, ये कब रुकेगी, ये कहां तक जाएगी? आखिर हमारे जो सुरक्षक और सिपाही हैं उनको भी ले लिया, क्यों मुल्क में खूनरेजी का आलम बनाया जा रहा है? और इस तरह से हमारे मुल्क की फिजा को क्यों खराब किया जा रहा है? कब ये तो एक आम मुसलमान टोपी पहनने और दाढ़ी रखने से क्यों डर रहा है? मॉब लिंचिंग की जो बात है एक अहम इशू है, लेकिन कुछ और सवाल जरा ले लेते हैं और उसके बाद एक के बाद एक सवालों के जवाब। मेरा सवाल कांग्रेस के स्पोक पर्सन था, लेकिन कि किसी ना किसी मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दहशतगर्द बता दिया जाता है। आखिर आज दहशतगर्द कहाँ चले गए? क्या बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को कांग्रेस फंसाने का इल्जाम ये काम करती रही? आखिर क्यों मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता है कांग्रेस के जमाने में? बेगुनाह नौजवान जो बहुत तरह के सवाल, बहुत से तरह के उनके जो मामलात हैं उसमें फंसा दिया गया, लेकिन उनको फंसाने वाले कहाँ हैं और आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? आप सवाल पूछिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं, लखनऊ जो है वह तहजीब का गहवार। लखनऊ में यहाँ पर जो एक नाम बदलने की मुहिम अवध के जो बादशाह थे वो किंग अमजद अली शाह, उनको हजरत भी कहते थे, उनके नाम से है। अब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम से अटल चौक रखा गया है। इसी तरह से पिछली सरकार ने, अखिलेश यादव साहब की सरकार ने जो जू का नाम नवाब वाजिद अली शाह रखा था, उसको ये सुनने में आया है कि उसका भी नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी रखा जाएगा। तो ये जो डेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ की तहजीब ख़त्म किया जा रहा है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है? बिल्कुल सवाल है और मुझे लगता है कि राकेश जी आप जवाब दीजिएगा। और ये भी एक अहम बात है कि नाम बदलने से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन नाम वही क्यों बदले जा रहे हैं जो एक खास तबके से मुताल्लिक है। बिल्कुल, मैं आऊंगा त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। और चूंकि कुछ अहम सवाल हुए हैं और स्वामी नारायण साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर तौर पर अगर ये कोई बात कहेंगे तो बड़ी ही जिम्मेदारी से कहेंगे, तमाम जिम्मेदार यहाँ पर लोग हैं, लेकिन उनकी बात की अहमियत चूंकि मजहबी रहनुमा है, मौलाना साहब हमारे साथ हैं, यासूब साहब और फिरंगी महली साहब। स्वामी सारंग साहब, ये जो नफरत की सियासत है और ये नफरत की सियासत वहां से इशारा हुआ है कि वर्दी तक पहुंच गई है। पहले आम लोग उसकी चपेट में आ रहे थे, खास तबके के लोग चपेट में आ रहे थे, लेकिन अब जो आपकी हिफाजत करने वाले हैं, अब ये आंच वहां तक पहुंच गई है। तो ये कहां तक जाएगी और कैसे रुकेगी? सबसे पहले तो जी उर्दू की जो टीम है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
और आपने जो आज का सब्जेक्ट रखा है कि मुल्क का मूड जी, तो एक छोटी सी बात है, एक बहुत छोटा सा शेर है कि अब आने वाला अहद हमें ये बताएगा, अब आने वाला अहद हमें ये बताएगा कि बच्चा खिलौने खेलेगा या बम बनाएगा। वाह, कि बच्चा खिलौने खेलेगा या बम बनाएगा, और जो दूसरों पे तंज के पत्थर चलाएगा वो घर का आईना भी कहीं फोड़ आएगा। बहुत खूब। तो ये जो हम यहां पे हम तो आए थे मुल्क के मूड की बात के लिए, लेकिन मैं रोकूंगा साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज हैं और यही तय करते हैं कि मुल्क का मूड क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीधा असर आम लोगों के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर करते हैं, बिल्कुल। जब हिंदू ज्यादा हिंदू हो जाता है और मुसलमान ज्यादा मुसलमान हो जाता है, और वो फर्क दिमाग से निकल के दिल में और दिल से उतर के जब सड़क पे आ जाता है तो वो विभत्स हो जाता है और हम उसकी निंदा करते हैं। मेरा तो जो काम करने का तरीका है, जो मैं समाज में काम करने की कोशिश करता हूँ, यासूब अब्बास साहब हैं, फिरंगी महली साहब हैं और शहर के तमाम लोग हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ ये सब टॉप स्कॉलर्स हैं। मेरे सामने जो बैठे हैं नदवे के, ये सारे टॉप स्कॉलर्स हैं, ये मेरी बात समझ पाएंगे। जो हम अपने अंदर से जो हमारे जो जज्बात हैं, अगर हम सिर्फ जाति का कालम छोड़ के हिंदू मुसलमान लिखने की जगह जिस दिन हमारे अंदर जज्बा हिंदुस्तानी लिखने का आ जाएगा वहां पे, उस दिन हमारे मसाइल अपने आप खत्म हो जाएंगे। और देखिए, मैं पॉलिटिकल लीडर हूं नहीं, मैं राजनीतिक बात कर नहीं सकता, पर हां, इस वक्त मुल्क की जो सियासत है, क्या उसको मुल्क के रहनुमा ही चला रहे हैं या कहीं कोई बाहर से चला रहा है, ये बात समझने की जरूरत है। क्या हम जो हमारे जो सियासतदार हैं वो बेसिकली आवाम से, ये जो स्कॉलर्स बैठे हैं उनसे चाहते क्या हैं? आप में से कोई खड़ा हो जाए, कोई एमए कर रहा होगा, अपने सब्जेक्ट में फारसी पढ़ रहा होगा, उर्दू पढ़ रहा होगा, पर उसमें से किसी आदमी के पास मैं माजरत चाहूंगा कि ये जवाब नहीं है कि वो किस लिए पढ़ रहा है। जिस दिन आपके पास इस प्रश्न का जवाब ये हुक्मरान देने लायक हो जाए कि आप पढ़ किस लिए रहे हैं और ये आपको पढ़ा किस लिए रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और आपके बाद चूंकि कहीं ना कहीं ये जो मसला है ना साहब, ये कहीं ना एक डर है मन में कि आप, जैसे सऊद ने भी कहा था कि अगर आपके सर पे टोपी है और दाढ़ी भी है तो डर लगता है बाहर निकलने से, और वही डर जो है अब दूसरे लोगों को भी लगने लग गया है। यानी जो अमन की बात करता है, जो मिलने जुलने की बात करता है, यकजहती की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है, तो उसे डर क्यों लगने लग गया है मौलाना साहब? क्या ये डर खत्म हो सकता है? तो यहाँ पे मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में बाद सियासतदान खासकर बार बार ये बात कहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रख के कि मुल्क में मुसलमान खौफज़दा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो ये बात सबको अपने जहन में वाज़े कर लेना चाहिए कि जो शख्स भी मुसलमान है और जिसका कि ईमान अल्लाह की वहदानियत पर है, उसका ये ईमान का जुज़ है कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह के अलावा किसी से ना कभी खौफज़दा हुआ है, ना डरा है और ना इंशाअल्लाह डरेगा। जो मसला जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस दौर में जब मुसलमान नहीं डरा और हमारे आबा अजदाद ने अपने इस अज़ीम शान मुल्क में रहने का फ़ैसला किया और ये मुल्क छोड़ कर नहीं गए, तो क़यामत तक इंशाअल्लाह एक भी मुसलमान इस मुल्क से जाने वाला नहीं। और जो तमाम बातों की जड़ और बुनियाद है, उसकी तरफ हमारे लीडरान को और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया भर में हर मुल्क में, अगर आप सिर्फ अमेरिका का एग्ज़ाम्पल ले लें या यूके का एग्ज़ाम्पल ले लें, वहाँ पे पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आप इंग्लैंड में देखें तो 3 मेयर इस वक्त मुसलमान हैं। आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पार्लियामेंट में अभी अभी मुस्लिम लीडरान जीत करके पब्लिक ने अपने वोट से जिता करके उनको पार्लियामेंट में भेजा है। आखिर क्या वजह है कि इस मुल्क की एक नेशनल पार्टी किसी भी एक मुसलमान को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं देती?
तो दूसरी नेशनल पार्टी की सरबरा अलल ऐनान एक प्रोग्राम में ये कहती हैं कि हम लोग हारे सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मुसलमानों के हम साथ हैं। तो जब दो नेशनल पार्टियों का ये नज़रिया हो तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए। हमें अपनी काबिलियत पर, हमें अपने इस्तेदाद पर पूरा भरोसा है। हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। हमने अपने इदारे कायम किए हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दारुल उलूम नदवतुल उलमा आपके सामने मौजूद है। हमने स्कूल, कॉलेजेस, और हद ये है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जैसी अपने दम पर, अपने बलबूते पर बना के खड़ी कर दी है। और आखिरी बात यह है कि मुल्क की तामीर और तरक्की में सिर्फ पंचर बनाने वालों की ही शमूलियत नहीं है। ये जो सियासतदान बार बार इस तरफ इशारा करते हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है या मजदूर है, इस सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो इस मुल्क की आज़ादी में पूरी दुनिया से जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अपने मुल्क में आता है उसके टोटल का 27% सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी अरब ममालिक से कमाकर अपने मुल्क में आज भी भेज रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अहम इश्यूज आपने उठाए और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई जो है वो थी आपकी बात में। और आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मुल्क के मुसलमान को ना डरने की जरूरत है, वो डरता भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप समाज में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर अल्लाह का खौफ होता है, लेकिन फिर भी कुछ जो ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब करते हैं समाज को, कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी आदमी को थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है। अमीक जामई साहब, आपने कुछ देर पहले खुद इशारा किया था और वहां पर भी एक आवाज आई है आवाम के दरमियान से भी कि दहशतगर्दी के नाम पर कुछ बरस पहले तक मुस्लिम नौजवानों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा था। यूपीए की हुकूमत थी मरकज में और उस यूपीए की हुकूमत का हिस्सा आप भी थे, बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। कई बार जो है वो आप लोगों की तरफ से उस वक्त बहुत ज्यादा आवाजें नहीं उठी हैं। तो यानी जो सेकुलर पार्टीज हैं उनके रहते मुसलमानों को ज्यादा खतरा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने वाकयात मुस्लिम नौजवानों के पूरे देश में पकड़ने के आए, गुजरात मॉडल से आप शुरू कर सकते हो। जब जब सरकार जाने वाली होती है, हमारे जो साबिक वजीर आला थे गुजरात के, उनके ऊपर आईएसआई हमला करवाना की सोच लेती है और यह इल्जाम लगा के कि लश्कर तैयबा के लड़के, वही लड़के जिनके बारे में खालिद भाई ने जिक्र किया कि जिनके बाप दादा लोगों ने जमीन का सीना चीर के फाड़ के किसानी करके उनको पढ़ाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, उनका मोरल तोड़ने के लिए गुजरात मॉडल ने पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों का दखल हुआ। वही लोग जो आईबी के ऑफिसर थे, सीबीआई के चीफ सिन्हा साहब, बाद में भाजपा के एमपी बने। वो जितने बंबई के जो कमिश्नर थे पुलिस के, बाद में भाजपा के एमपी बने। क्या होता है कि वो सारे लोग जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के कत्लेआम में शामिल होते हैं, बाद में भाजपा के एमएलए एमपी बनते हैं। हमने इस चीज को समझा। नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 2014 के बीच में संसद के अंदर, मैं उस मुहिम का हिस्सा रहा, आप तो खुशी भाई सब जानते हो, आप विटनेस थे उसके। पूरे देश में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला कि एक मुद्दत के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जो निर्दोष लड़के हैं उनको छोड़ा जाए। आज पूरे देश में जो लड़के निर्दोष हैं 1 साल के अंदर बरी हो रहे हैं, लेकिन भाजपा को, आरएसएस को दिक्कत है। अब हम दूसरी बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, आखिरी बात आ रहा हूं आपके पास। ये हमारा जो लखनऊ है, ये जो गोमती के किनारे हम लोग खड़े हैं, कितनी प्यारी जगह है, कितने अच्छे हिंदू हैं, कितने अच्छे मुसलमान हैं। यहां पे होता है बड़ा मंगल, हमारे बुजुर्ग लोग बताएंगे किसने शुरू किया था बड़ा मंगल। मुस्लिम समाज के लोग ने शुरू किया, उसमें लोग शामिल होते हैं। लेकिन हमारे सूबे के वजीर आला जो हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हैदराबाद में जाते हैं तो हजरत अली को बजरंग बली में बांटते हैं। जवाब में ले लेता हूं। हिंदू मुसलमान खेलते हैं, बुलंदशहर में एक जवान शहादत देता है और हमारा वजीर आला ब्रेक में तेलंगाना में जाके हिंदू मुसलमान खेलते हैं। ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। जवाब देने दीजिए, चूंकि ब्रेक में जाना है। ब्रेक में जाने से पहले राकेश जी, कुछ बातें यहां पर हुई हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है, नाम बदलने की सियासत भी लगातार बिल्कुल हो रही है। ठीक, देखिए, पहले तो एक जो जमहूरियत की तरफ से एक जो प्रश्न एक हमारे साथी ने पूछा था, पहले मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि सियासी जवाब में, सियासी प्रश्नों में बहुत, मैं इसलिए देखिए, एक तो सवाल आया था इधर से कि हजरतगंज का नाम बदला जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, इस जानकारी को पुख्ता तौर पर अपने पास सब लोग अपने जेहन में धारण करें। हजरतगंज का नाम नहीं बदला जा रहा है।
ये गलत अफवाहें हैं और अफवाहों पर ध्यान न दें। हजरतगंज का जो लक्ष्मणपुरी का क्या खेल है? उस हजरतगंज के चौराहे लखनऊ लक्ष्मणपुरी होगा, ये क्या खेल बताइए? मैं मानता हूं कि अटल जी लक्ष्मणपुरी का क्या खेल थे। अटल जी केवल ब्राह्मणों के अटल जी नहीं थे, अटल जी इस पूरे लखनऊ के अटल जी थे और पूरे लखनऊ का जो सबसे प्रमुख चौराहा है वो अटल जी को हमने समर्पित करने का काम किया है। इसको मजहब के आधार पर न देखा जाए। ठीक है। दूसरी बात एक उठाई गई थी बीच से, मॉब लिंचिंग का मसला। देखिए, मॉब लिंचिंग किसी जाति के लिए होती है, किसी मजहब के लिए होती है, ऐसा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी भीड़ इकट्ठा होती है तो भीड़ की शक्ल सूरत नहीं होती है, और भीड़ वो हिंदुओं की भी हो सकती है, वो मुसलमानों की हो सकती है, वो ईसाइयों की हो सकती है, वो भीड़ किसी की हो सकती है और वो भीड़ किसी की भी जान ले सकती है। भीड़ हमने की है, बजरंग दल की है, इनके सवाल यही तरीका, यही जहनियत है, यही जहनियत है जो बार बार बोलने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, आप डेमोक्रेसी में बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। ये कौन सी आपकी जहनियत है? ये हल्ला बोलने की जहनियत बंद करिए। आप लोकतंत्र में सबको आवाज कहने दीजिए, जो कहना चाहते हैं आप कहने दीजिए। आप आवाज मत रोकिए किसी की, आप लोकतंत्र में रोक नहीं सकते किसी की आवाज। एक बात पुलिस अफसर को एक सेकंड का जवाब प्लीज। मैं मॉब लिंचिंग का जिक्र करना चाहूँ, एक सेकंड। हाँ, मैं अमीक जमीन के इस सवाल का जवाब, एक सेकंड सर, एक सेकंड। इन्होंने सवाल उठाया। चीखना चिल्लाना जो है वो मुझे लगता है कि इस शहर की तहजीब भी नहीं है, ना इस शहर का अदब है, और ना ही चीखने चिल्लाने से कोई बात जो है वो ज्यादा असरदार होती है। बात जो है वो अच्छी करें, गहराई से करें, ताकि जब बात यहां से निकले उसका असर मौजूदा जो हुकूमत है सूबे की उस तक भी पहुंचे, उस पर भी उसका असर हो, और इसकी यहां से निकली हुई बात दिल्ली तक भी पहुंचे। और मैं सीधे चलूंगा सऊद मोहम्मद के पास, जो अवाम के दरमियान है, लोगों के दरमियान है, और ये वही लोग हैं, उसी तहजीब के शहर के लोग हैं जो तय करते हैं बहुत कुछ। आप सवाल कीजिए, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनके जहन में चल रहा है। जी जरूर, एक बार फिर से मैं आप सभी के पास आऊंगा, और अभी हम आगे से पूछ रहे थे कुछ पीछे के लोगों के साथ भी हम जरा सवाल जवाब कर लें कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, और आखिर मुल्क का अक़लियती तबका सरकार से क्या चाहता है। बताएं। मेरा यह सवाल मौजूदा हुकूमत से है और गवर्नमेंट से है कि जब से हुकूमत बनी उस वक्त से अक़लियती तबकों से कहा जा रहा है कि घर वापसी कीजिए और अपना मुल्क चले जाइए, तो फिर यही मौजूदा हुकूमत अब आखिरी दहाने के ऊपर अपने बिजनेस का लाइन से उनकी तरफ क्यों रग़बत कर रही है, और अपना बिजनेसी लाइन उनसे क्यों मिला रही है, और वहाँ से क्यों ताल्लुक़ बढ़ा रही है बिजनेस की लाइन से, तिजारत की लाइन से, मईशत की लाइन से। इसका जवाब चाहिए। ठीक है, और किसी का सवाल? जी बताएं। जी सर, मेरा सवाल नवीन सर से है, उनके थ्रू से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करना चाहता हूं जो मुनव्वर राना का है कि बस इतनी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है, बस इतनी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पर ISI लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक भीड़ आती है और एक भीड़ आती है, मुसलमानों को मार देती है और कत्ल कर देती है। जब पूछा जाता है कि उसने किसको कत्ल किया तो कहते हैं कि भीड़ आई, और तो भीड़ का नाम क्या है? कि उस भीड़ को हुकूमत कंट्रोल कर रही है कि हमारा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? देखिए, मॉब लिंचिंग की जो बातें हैं वो बार बार उठ रही हैं, और कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूँ कि लगेगी आग तो आगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम सियासी हुक्मरान जितने भी हैं वो इस पर सियासत नहीं करें मुसलमान तरक्की कर रहा है या हिंदू, बल्कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इस पर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है कि सियासी बहुत शानदार। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की बुनियाद पर वोट डाले जाएं, ना कि हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पर, और जो हुकूमत मुसलमान या हिंदू के नाम पर बात करे उस हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कुछ और सवाल अगर आ जाएं, कुछ और सवाल इधर पीछे से मैं ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बड़ी तादाद में लोग पीछे इधर भी खड़े हैं। मैं चाह रहा हूं कि उनके पास भी चलूं। इधर से कोई सवाल पूछना चाहता है? चलिए आप पूछिए। जी, एक दो जख्म नहीं, दो जख्म नहीं दर्द है। और अमीर मीराई ने कहा था, खुदा जाने मेरे गुलशन तेरा अंजाम क्या होगा, जिसे मालिक। हाँ, नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने हुकूमत बनने से पहले ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या उस वक्त उन्होंने हिंदू को अलग किया, मुसलमानों? मैं कहना, अगर उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को अलग, हिंदू को अलग करके सिर्फ हिंदू बुनियाद पर के अगर उन्होंने लिया होता, दिल्ली में ना बैठे होते। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था
कि खुदा जाने मेरे गुलशन तेरा अंजाम क्या होगा, जिसे माली बनाता हूँ वही सयाद होता है। तो आज ये हुक्मरान जो बने हुए हैं वो बिल्कुल ही हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत से लगातार सवाल उठ रहे हैं और जरूरी है कि उसका जवाब आए। जरा जवाब ले लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ और सवाल को हम लेने की कोशिश करेंगे। आपके पास बड़े अहम सवाल थे, जाहिर तौर पर उनके जवाब जो हैं नवीन श्रीवास्तव जी, थोड़ा थोड़ा इशारा आपकी तरफ भी हुआ है, कहीं तो डायरेक्ट कहा गया है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर एक बिल्कुल, और सवाल जो है यहाँ पर बहुत अच्छे उठे हैं और इशारा भी एक बड़ी अच्छी बात कही है वहां से कि ये जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है ना, ये बंद होनी चाहिए, इस मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए, इस मुल्क की आवाम की तरक्की की बात होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है बहुत। और एक बात यहाँ पर यह भी आई कि घर वापसी की बात होती है और ना जाने क्यों आपकी तरफ ये इशारा हो रहा था कि भाई आपके पास जो है वो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का वीजा और पासपोर्ट हमेशा क्यों तैयार रहता है। जी आदाब, बिल्कुल बोलिए आप, ये माइक सब चालू है, आपकी आवाज सब जगह पहुंचेगी। अदाब और तहजीब के शहर लखनऊ में जी सलाम, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबका इस्तकबाल करता हूं मैं। अभी हमारे मित्रों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए जो राजनीतिक नहीं थे, इस देश के एक नागरिक, 125 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं उस नागरिकों के प्रश्न थे। मैं सबसे पहले, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एक बात, 2-3 बातों को कह के आपके प्रश्नों का जवाब उसी में मिल जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जब पहली बैठक में जब वक्तव्य दिया था तो उन्होंने इस देश के विषय में एक शब्द कहा था कि पूरा देश एक शरीर की तरह है और शरीर का कोई अंग अगर पीड़ा में होगा तो पूरे शरीर में पीड़ा होगी। तो मेरे भाइयों, भारतवर्ष एक शरीर है, हिंदू मुसलमान सब इस शरीर के अंग हैं। किसी भी एक अंग में पीड़ा होगी तो शरीर को भी पीड़ा होगी और शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत जब बात करती है तो उसमें कोई इससे अलग नहीं है। अभी मॉब लिंचिंग की बात हुई, अन्य सारी बातें हुई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मेरी जो अपनी अंदर की बात है। देखिए, घटनाएं आपराधिक होती हैं, अपराधी किसी जात धर्म पंथ मजहब के नहीं होते हैं। राजनीतिक लोग उनको दल में जात में भले बांटते हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। आप 2 घटनाएं देखिए, अभी बुलंदशहर की घटना की चर्चा हो रही है, इसके पहले अखलाक की हुई कुछ घटनाएं हुई इस देश में। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं। पिछले वर्ष पवित्र ईद के त्योहार के पहले एक इस देश के 125 करोड़ नौजवानों में से एक नौजवान ईद का त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहा था, ट्रेन में उसकी हत्या कर दी गई। उसी समय कश्मीर में एक मस्जिद के बाहर पवित्र रमजान महीने में नमाज अदा करने के लिए गए हुए एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या की गई है। उसके बाद मैंने अखबार में देखा, हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों की तस्वीरें थी जिसमें उन्होंने काली पट्टी बांध रखी थी और यह लिखा हुआ था कि उस नौजवान की जिसकी ट्रेन में हत्या हुई थी उसके शोक में पहना था आपने। बिल्कुल, वह नौजवान इस देश का 125 करोड़ वासी था। हमें भी कष्ट है, आपसे ज्यादा हमें भी कष्ट है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि उस पुलिस अधिकारी को जो जम्मू कश्मीर में जिसकी हत्या हुई उसके भी विरोध में आप काली पट्टी बांधते? देखिए, अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान कुछ नहीं होता। पाकिस्तान आज तबाह हो गया। जो लोग बुरे हैं उनको बुरा कहने का साहस हमको आपको सबको रखना पड़ेगा। वह किस जात के हैं, किस दल के हैं, यह बड़ी चीज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक मानकर, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को छत दिया है, 10 करोड़ परिवारों को सब आरोग्य योजना के माध्यम से अगर बीमा दिया है तो किसी हिंदू मुसलमान को नहीं दिया है, किसी दलित पिछड़े को नहीं दिया है। हमारा एकमात्र नारा है सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास का लक्ष्य लेके। हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं और आप देखिए उसका नतीजा है कि आज भारत सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद दुनिया के सबसे तेज वृद्धि वाली। नवीन जी, मैं आऊंगा, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और मौलाना यासूब साहब आपको ये भी एक बात की वजाहत कर दूं मैं कि अभी आप जो फरमा रहे थे उसमें ये कि जो जब ईद के मौके पर काली पट्टी बांधी गई थी तो सिर्फ दिल्ली के वाक़े के सिलसिले में नहीं बांधी गई थी। हम लोगों ने यहाँ लखनऊ के ईदगाह में हमने खुद अपने ईद के खुतबे में उसको भी कंडेम किया था। कश्मीर में जो नौजवान और आम लोग मरे थे उसको भी कंडेम किया था। सवाल हमारे नौजवान बार बार जो हम लोगों से पूछते हैं वो ये, अपने उलमाए किराम से पूछते हैं वो ये कि आखिर मॉब लिंचिंग में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही क्यों मारा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। मौलाना साहब, मैं आपके शान
कि झारखंड में जब 3 लोगों को मारा गया था मॉब लिंचिंग के द्वारा या मॉब लिंचिंग करने वालों ने, तो वो एक गैर मुस्लिम भी था, हालांकि हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखना चाहिए। और आसाम में भी 2 गैर मुस्लिम नौजवानों को बच्चा चोरी के शक में मार दिया गया था। मुझे लगता है मुसलमानों का परसेंटेज देखिए, मॉब लिंचिंग उनका परसेंटेज देखिए, और जेल में उनका परसेंटेज। 6 लोगों ने पुलिस की गाड़ी से खींच के उसको पीट के हत्या कर दी। वह मरने वाला हिंदू था, मारने वाले मुसलमान थे। इस दृष्टिकोण से इसको नहीं देखना चाहिए। मॉब लिंचिंग वह भी थी मौलाना साहब, मॉब लिंचिंग वह भी थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मॉब लिंचिंग की घटना हो या किसी के प्रति कोई अपराध की घटना हो, उसको एक दृष्टि से देखना चाहिए। मैं एक छोटा सी घटना आपको बताना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जिस जिले का रहने वाला हूं, गाजीपुर, उस जिले में 2 लोग जो आपके समाज से आते हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ अच्छे में प्रसिद्ध है, कुछ दूसरे चीजों में प्रसिद्ध है, वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गाजीपुर की पहचान वीर अब्दुल हमीद के बजाय वो जो दूसरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है उनके नाम से होती है। यह अच्छे और बुरे का फर्क हमको खत्म करना पड़ेगा, और ये सबको करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। मौलाना यासूब अब्बास साहब, बहुत सारी बातें यहां पर हो रही है, और देखिए मुल्क के मूड की बात जब हम करते हैं तो बात यह होती है कि भाई सियासत में अक़लियती तबके के लोगों को वो हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती। जवाब जो है वो इनकी तरफ से आएगा, नो डाउट। लेकिन सवाल जो है कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात होती है कि भाई अगर इस सूबे में 403 सीटें हैं असेंबली की, और जब बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी अगर एक टिकट भी नहीं देगी तो सवाल उठता है। राजस्थान में पिछली बार 4 टिकट दिए गए थे, इस बार एक बड़ी मुश्किल से दिया है, सारे टिकट काट दिए गए थे, लेकिन ऐन मौके पे टॉक से किसी वजह से टिकट दिया गया नहीं दिया गया। तेलंगाना में सिर्फ 2 टिकट दिए गए, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, सिर्फ 1 टिकट दिया जाता है। तो ये जो नाइंसाफी है, सबका साथ सबका विकास तो है, मान लिया, बातों में तो है, लेकिन सियासत में जब हिस्सेदारी देने की बात होती है तो टिकट नहीं दिए जाते। फिर ये सवाल आपको भी परेशान करता है क्या? बेशक ये सवाल हमको नहीं, हर मुसलमान को परेशान करता है जी। जब सियासत में हिस्सेदारी की बात होती है तो उसके अंदर मुसलमानों को किनारे रखा जाता है। आज क्या बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? सवाल यह है कि जब आप चलते हैं तो पैर में आपके एक कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभ जाता है तो पूरा जिस्म रुक जाता है। आंखें देखती हैं, हाथ हरकत करते हैं, पैर जो है उस दर्द को महसूस करता है। और जैसे अभी हमारे भाई एक शेर पढ़ रहे थे कि 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। यह आलम हो गया है मुसलमानों का इस वक्त। और मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए ड्राइंग रूम के अंदर ये बातें अच्छी लगती हैं, ये बातें मीडिया के स्टेज पर अच्छी लगती हैं। बेशक इस वक्त सियासी पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं, सियासी पार्टियों के जिम्मेदार मौजूद हैं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और है, हकीकत की सियासत और है। जैसा कि बार बार ये बात कही जा रही है, मॉब लिंचिंग में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जाता है? क्या मुसलमान को क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं समझा जाता है? और उसके बाद में उसको कसूरवारों को सज़ा नहीं दी जाती है, और एक कमेटी बन जाती है, और कमेटी बन के कहा जाता है कि हम देखेंगे, हम समझेंगे। आप देखें कि आप मुल्क के मूड पर डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। मैं कहता हूँ आप मुसलमानों को कुछ न दीजिए, आप सिर्फ तालीम दीजिए। आज मुख्तसर से दौरे खिलाफत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जब उनका मुख्तसर सा दौरे खिलाफत था तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने जब वो मिंबर पर आए और उन्होंने इख्तिदार संभाला और पूरा इख्तिदार उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में हुआ, तो उन्होंने चैलेंज किया जहाँ जहाँ तक उनके इख्तिदार की हदें थी। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत में एक ऐसे शख्स को लेके आओ कि जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके तन पर लिबास ना हो, जिसके सर पर छत ना हो। तो सवाल यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान के नाम के ऊपर हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं, और मुसलमानों को सिर्फ लालीपाप दी जाती है इलेक्शन से पहले कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। बिल्कुल। और जब मुसलमानों को देने की बात आती है, आप बताइए इस वक्त किस सरकार ने मुसलमान को क्या दिया? यहाँ के ऊपर इतनी मुसलमानों की जमात खड़ी हुई है, जिम्मेदार यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ इस वक्त जो यहाँ के हुकूमत के जिम्मेदारान हैं, मैं ऑल इंडिया शिया परसा बोर्ड का तर्जुमान हूँ। मैं गया कई दफा, मैं वजीर आजम हिंदुस्तान से मिला, चाहे वो मनमोहन सिंह साहब हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो। मैंने कहा कि जस्टिस सच्चर के यहाँ सच्चर कमीशन में आपने मुसलमानों के हालात का जायजा लिया, मगर हम शिया हैं,
हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत में अकलियत हैं। आपने हमारे हिस्सेदारी काहे के वास्ते नहीं रखी, और आपने पूरी तरीके से सच्चर कमीशन के अंदर से हमको इस तरीके से साफ कर दिया कि हम अकलियत में अकलियत हैं, हमारे पास इतना वोट बैंक नहीं है कि हम किसी को जिता नहीं सकते, किसी को हरा नहीं सकते। हाँ। ये मौलाना फिरंगी महली साहब, ये जो नाइंसाफी है कि मतलब अक़लियती तबके में ही किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, और मुसलमान है, यही वजह नहीं, शिया सुन्नी करना मुनासिब नहीं। बात हुकूमत से हो रही है आगा, और बात हुकूमत तक जाना चाहिए। मामला लाइव हो रहा है और मामला हुकूमत के कानों तक जा रहा है, लिहाजा हमने ये बात कही है, जो बात है वो पूरी तरीके से आने चाहिए। मैं जो आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाह रहा हूँ ये कि हम लोगों को स्टेज पे शिया सुन्नी नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जरूर करें, क्योंकि लेकिन अगर दिल का कोई दर्द है साहब, वो तो निकलना चाहिए ना। अकलियत में अकलियत है, हमारी आवाज अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं उठेगी तो हम कैसे अपनी कौम को एतमाद में लेंगे। बात जो आज हम किसी को नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हमें उसकी आगे उसकी नुमाइंदगी तरीके से करना चाहिए। बात जो हो वो मुसलमानों के हुकूक की हो, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अजीज साहब, आपको क्या लगता है, ये जो हम सियासत में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से इस बात की शिकायत नहीं हो सकती, समाजवादी से इस बात की शिकायत नहीं हो सकती, बीएसपी से इस बात की शिकायत नहीं हो सकती, जेडीयू से शायद इस बात की शिकायत कोई ना करे, आरजेडी से शायद इस बात की कोई शिकायत ना करे, हो सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी से कोई इस बात की शिकायत ना करे, ये शिकायत जो है बीजेपी से है। लेकिन आप लोगों से एक सवाल जरूर है, आप भले ही सियासत में हिस्सेदारी देते हो, लेकिन जब भी दौरे हुकूमत में होते हैं आप लोग, जब भी कांग्रेस की हुकूमत होती है मरकज में या सूबों में, या आपकी पार्टी की कहीं हुकूमत होती है, तो दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आम शिकायत होती है और ये बातें हमेशा सामने आती हैं कि दंगे जो है वो होने लगते हैं। फिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लगातार गुफ्तगू सुन रहा था, अभी नवीन भाई भी बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को रख रहे थे, और मैं सिर्फ इनके लिए कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नफरत का बाजार गर्म है कि आप फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हैं, कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हैं, आप भी महफूज ना रह पाएंगे नादानी में, आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हैं। जिस तरीके से इन्होंने बारूद बिछाने का काम किया, जिस तरीके से आज भाई से भाई को जुदा करने की कोशिश की, पड़ोसी से जुदा करने की कोशिश की, ये वाकई में बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये वही बीजेपी है जिसने वायदा किया था कि सबका साथ और सबका विकास। यही सबका साथ और सबका विकास है, यही मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। मैं नवीन भाई से पूछना चाहता हूं कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है सबरीमाला के लिए, तो साहब आप उसका विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, और अगर हजरत अली के लिए अगर वही फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है तो आप पूरी तरह से चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। ये कौन सी नाइत्तेफाकी, ये कौन सी बात, ये भेदभाव है। हकीकत ये है कि आज जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की बात अभी मैं देख रहा था, कई हमारे नौजवान साथी, मैं तो आज यहां पे मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी तबका, इसमें बहुत सारे तालिब इल्म भी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे बहुत ही जिम्मेदारान बैठे हैं लखनऊ के, वो उनके बीच में मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है। वाकई में जिस तरीके से सवाल उठाया गया मॉब लिंचिंग का, क्या वजह है कि आज जब बीजेपी सरकार आई है तो 87% मॉब लिंचिंग का केस बढ़ गया है। 87%। उसमें जुनैद मारा जा रहा है, उसमें अखलाक मारा जा रहा है, उसमें तमाम ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर जिम्मेदार है तो बीजेपी। आज वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारा उत्तर प्रदेश छोड़ करके, उत्तर प्रदेश में तो भगवान को बांट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, वो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनका दो चेहरा है, एक चेहरा है हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक है, ऐसा संगठन, वो संगठन जो हमेशा सांप्रदायिकता की बात करता है, मारकाट की बात करता है। अभी मैं आपसे इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बुलंदशहर में वाकया हुआ, मेरे सारे साथी जानते हैं, उसमें सुबोध कुमार को मारा गया, सुबोध कुमार को, उसमें बजरंग दल के साथी का नाम आया, उसमें विश्व हिंदू परिषद के साथी का नाम आया, लेकिन आज जिस तरीके से वहां की पुलिस उनको छिपाने में लगी है, दबाने में लगी है, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैं एक सियासी पार्टी का तर्जुमान हूं, नहीं कहना चाहता कि अगर यही कहीं मुसलमान होता, आज क्या हालात मुल्क में हो जाते। हकीकत यह है कि यही बीजेपी जमीन खोद देती, बिल्कुल जमीन खोद देती। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से मामले को दबाया गया, उसके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार जी ने कहा साहब संगठन का मामला नहीं है, दल का मामला नहीं है, का जो किस्सा है वो बड़ा अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक है, बुलंदशहर का किस्सा है, बड़ा अफसोसनाक है। किसी भी अच्छी
या किसी भी कहते ना हिंदी में सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है वो। क्या कहेंगे, क्या इसके ऊपर आपकी सफाई है, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोगों के नाम उसमें ज्यादा आ रहे हैं। देखिए एक अजीज भाई जवाब हो जाने दीजिए, एक बार जवाब दे दीजिए। यही विवेक कुमार तिवारी का हत्या हुआ यहां पर। मैं कहना चाहता हूं हमारे तमाम ऐसे साथी, तमाम मुसलमान भाई, उनका इनकाउंटर हो रहा है। तमाम ऐसे बेगुनाह साथी, जवाब ले लीजिए। इनकाउंटर हो रहा है। इनकाउंटर के नाम पे फर्जी इनकाउंटर। मैं बताना चाहता हूं आज यही केस अगर कोई मुसलमान होता उस गाड़ी में, अजीज साहब एक बार जवाब ले लेते हैं। नवीन जी देखिए, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि सूप तो सूप चलनियों बोले। अजीज भाई जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, बुलंदशहर की घटना इन्होंने उठाया। मैं इनके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति की कानून को अपने हाथ में लेगा, वह किसी जात पंथ मजहब का हो, किसी दल का हो, कितना हो प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। हमारी पार्टी में, सरकार में, बुलंदशहर में घटना हुई, वह बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उनके खिलाफ FIR हुई, गिरफ्तारी हुई। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार में 2013 में मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई, 302 के मुलजिमों को थाने से छोड़ा गया, हेलीकॉप्टर से ले आके 5 कालीदास बार मुख्यमंत्री आवास पर चाय पिलाया गया। यह आपकी सरकार थी, आप मत इस पर करिए। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। देखिए, समाज में दोनों वर्गों के बीच तफरका पैदा कौन करता है? यह राजनीतिक लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग। उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई मुलायम अखिलेश यादव की सरकार में। 1 लाख वहां पे हुई कुंडा में, वहां 50 लाख रुपए परिवार के 2 लोगों को मुआवजा। एक दूसरे पुलिस अधिकारी की हत्या हुई, 20 लाख और 1 व्यक्ति को मुआवजा। समाज में विद्वेष नहीं फैलेगा? लोग देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हमारे यहाँ भी लोग पढ़े लिखे हैं, वो अभी देखते हैं। सरकारों को 2 आंख नहीं करना चाहिए, न शहीदों की शहादत में, न अपराधियों के। इनके एक बड़े नेता राम गोपाल यादव ने संसद में बयान दिया कि कासगंज में चंदन गुप्ता का हत्यारा नॉन मुस्लिम है। क्या अपराधी भी हिंदू मुसलमान होता है?